नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 19 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में ही मिलेगा नोट्स फॉर्म में। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल बुद्धा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। राइट, तो एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो है भारत और नेपाल से रिलेशन से संबंधित। दूसरा जो है वो जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड है, जो कि हाल ही में यूपी के गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड की जो पॉलिसी अपनाई है उससे रिलेटेड है। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल भारत और नेपाल से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है? इसमें संदर्भ ये है कि भारत का जो पॉलिसी है दक्षिण एशिया में वो है पड़ोसी फर्स्ट की नीति। ये भारत अपनाती है, ठीक है, जिसमें भारत क्या करते हैं, जो पड़ोसी देश है इनको पहले पड़ोसी की नीति अपनाती है। भारत चाहता है कि भारत एक अपने बड़े भाई की तरह रिश्ता अपनाए, और खासकर नेपाल के साथ हमारा जो संबंध है वो निकटता है, ठीक है। एक तो हम नज़दीकी है सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद संस्कृति, लोगों पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, लोगों से लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए कोई आपको वीज़ा या कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, के बीच में संबंध है। ऐसे भी एक कहावत कहा जाता है कि नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। बेटी रोटी मतलब कि यहाँ पे शादी भी होता है। ओके, आपकी बेटी का शादी यहाँ पे होगा, राइट, और उसके बाद रोटी मतलब यहाँ के लोग यहाँ जाते कमाने के लिए, यहाँ के लोग यहाँ आते कमाने के लिए। इसलिए बता देता है कि भारत और नेपाल के बीच में हमें बेटी और रोटी का संबंध है। तो यही चीज़ है। तो इसमें भारत चाहता है कि हमारे देश के बीच में समावेशी विकास हो, पहचान बने, और चीज़ों को लेके कठोर या एक मजबूत लोकतंत्र की प्रणाली को दोनों लोकतांत्रिक देश है मिलके साथ निभाए और आगे बढ़े। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से, ठीक है, जब आपने सुना होगा काला पानी के जो एरिया है, जब अमरनाथ यात्रा के लिए जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे जो रोड बनाया गया था उसमें बताया गया था काला पानी वाला, ठीक है। नेपाल बता रही थी कि काला पानी का हमारा है, ठीक है। ये नेक्स्ट लॉकडाउन से पहले की बात है, 1 साल होने जा रही है। और उसके बाद उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे ओली, एपी ओली, उन्होंने बताया था कि अयोध्या भारत में। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया जा रहा था। तो दोनों के बीच में हाल में कुछ खटपटाहट ही बोल सकते हो, खटास बोल सकते हो, रिलेशन के बीच में खटास आई थी। उसके लेके इशू क्या है, किस चीज़ों के लेके खटास आई थी? तो पहला जो सबसे पहले राइटर के द्वारा बताया जाता है वो है कि नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव। क्योंकि देखिए चीन में भी कम्युनिस्ट की सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट की पार्टी का अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो दोनों विचारधारा एक जगह मिलके ये काम कर रहे हैं। चाइना का तो यही है कि हम भारत को किसी तरह से घेरा जाए, ठीक है। तो अभी तक सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था नेपाल का बॉर्डर, लेकिन हाल ही में नेपाल के बॉर्डर से भी फायरिंग की घटना आई थी एक बार सामने। तो इसलिए ये हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो नेपाल में चीन अपना दबदबा या बोल सकते प्रभाव बढ़ा रही है। उसके बाद नेपाल के जो घरेलू पार्टी है, राजनीति पार्टी, वो भारत के विरोध में बहुत सारी चीज़ें बयानबाजी करते जा रही है, ठीक है, कि भारत की राजनीति ये है, इनके लोकल लेवल पे बताया जाता है। और कुछ तरह से देखा गया है कि भारत के भी राजनीति पार्टी के द्वारा या फिर भारत के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया नेपाल के लेके, जिससे कि दोनों देशों के बीच में कुछ तनाव सामने निकल के आई है। उसके बाद है नेपाल में जो साजिशों के जो सिद्धांत है, ठीक है, से भरा हुआ है भारत के जो आंतरिक समस्या है, ठीक है, उसमें भी वातावरण को बनाने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए ये चीज़ें सामने आ रही है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिलालेखों के द्वारा शिलाखंडों के बीच में जो शकरकंद के जैसे होती है, एक होता है कि आपकी राजनयिक दर्शन की तलाश बिल्कुल नहीं है। भारत और नेपाल एक पुराना रिश्ते की तरह था, पुराना दोस्त की तरह है। यहाँ पे आपको क्या है, ट्रेड है, यहाँ पे आपको एक देश से दूसरे देश में जाता है। एक बफर राज्य है। कौन? नेपाल एक बफर देश है जहाँ पे ना इनकी सी की लेवल मिलती है, ठीक है, ना अंतर्राष्ट्रीय। तो नेपाल से भी जो इनका बॉर्डर मिलता है ये यहाँ पे हील है, ठीक है।
तो यहाँ से इनका ट्रेड होना भी कठिन है। भारत से जो ट्रेड होता है वो इनके लिए आसान होता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाल में ही जो समस्या आ रही है भारत के बीच में, और खुद खासकर महामारी के समय में खुद वहाँ के कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकुचितता, आपने हाल ही में देखा होगा कि एपी ओली ने इनका जो वो था संगठन गठबंधन बना था लोकल लेवल पे कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल ये रहेगा। जैसे ही 2.5 साल पूरा, इन्होंने क्या किया, इसको भंग करके अपने आप को केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर का घोषित कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले ही इनका प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री आए हैं ये इंडिया के थोड़ा हित के माने जाते हैं, इंडिया के लेके ही माने जाते हैं। तो कयास लगाया जाता है कि अब हमारे बीच में जितने भी खटास थे, जितने भी रिलेशन में प्रॉब्लम था, वो दूर हो सकता है। लेकिन नेपाल चाहेगा कि जिस तरह से मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया जो है, जिस तरह से मंगोलिया तीसरी पड़ोसी की नीति अपनाती थी, उसी तरह से नेपाल अब तीसरी पॉलिसी अपना सकती है। तीसरी पड़ोसी नीति क्या है? तीसरी पड़ोसी नीति ये है, मंगोलिया में ये था कि मंगोलिया पहले क्या था, 1921 से लेके 1990 के बीच में सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, उसके बीच में जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया, ओके, तो ये एक अलग देश बन गया। इनके बीच में क्या था, रूस और चीन। ठीक है, रूस और चीन के बीच में संबंध भौगोलिक पड़ोसी थे ये दोनों। ठीक है, इससे संतुलन बनाने के लिए, इन दोनों के साथ संतुलन बनाने के लिए मंगोलिया ने क्या किया था, तीसरी पॉलिसी। इसी तरह से अब नेपाल ये चाहता है कि भारत और चीन दोनों के साथ हम एक बैलेंस बना के चले, संतुलन बना के चले रिश्ता के बीच में। हमें ना उनसे ज़्यादा दिक्कत करनी है, ना भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करना है। तो इसी से रिलेटेड था, ये था तीसरी नीति, जिसमें क्या था कि बड़े बड़े गुट निरपेक्ष बनने के लिए कहा गया था। ये मंगोलिया का बात किया जा रहा है। लेकिन अब जो नेपाल चाहता है कि दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाया जाए। राइटर के द्वारा कुछ सजेशन दिया जाता है, ठीक है, निष्कर्ष में कुछ वे फॉरवर्डेड दिया जाता है कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो भू राजनीतिक है, ठीक है, राजनीति है, उसको भारत और नेपाल और भारत के बीच संबंध में 4 कारण हो सकते हैं उनके लिए। पहला ये है कि नेपाल के प्रति भारत की विदेश नीति है, इनको प्रभावी रूप से प्रतिपादित करना चाहिए, इनको स्थापित करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए। वर्तमान में जो इशू आए हैं उनको देखते हुए, जो मुद्दे हैं उसको देखते हुए अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। दूसरा, सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को तेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक सशक्त हमारे बीच में रिलेशन बन के सामने आए। तीसरा, नेपाल में जो अभी चल रहा है, विकास की जो गति चल रही है और संपर्क जो है, उनको आपको जागरूक करने की जरूरत है, जिसमें आप कनेक्टिविटी, राजनीति, एक दूसरे के बीच में जाके वार्ता करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। ठीक है, संपर्क बनाए रखना चाहिए राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, जिससे कि हमें दूरियां ना लगे कि हाँ भारत और नेपाल दूरी हो रही है। इनके बीच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा निकटता अपनाने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट अंतिम जो बताया जाता है, लास्ट है, यह है आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है हमारा, वो नेपाल बॉर्डर है। लेकिन यदि नेपाल बॉर्डर से भी, नेपाल ये है, देखिए ये इंडिया है, ऐसे है, यहाँ पे नेपाल आता है, यहाँ पे वो है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल आता है। तो नेपाल के साथ जो रिलेशन है, इसको दूरी करने के लिए हमें सुरक्षा मामले पे राजनीति तौर पे जोर देके प्राथमिकता लानी चाहिए कि सबसे पहले हमें सुरक्षा को फॉलो करना है, सुरक्षा की चीज़ों को देखना है, राइट। इन चीज़ों के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या आगे करने की ज़रूरत है। हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री उनका चेंज हुआ है, तो कयास लगाया जाता है कि हमारे बीच में रिलेशन अब सामने आएंगे, अच्छे रिलेशन बनने का कयास लगाया जाता है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड। इसको जीएस पेपर 1 के समाज से, भारतीय समाज से आप लिंक कर सकते हो। ये कंटेस्ट क्या है, संदर्भ क्या है, हाल ही में यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने
जनसंख्या रिलेटेड प्रस्ताव लाया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया है, जिसमें यह है कि 2 बच्चे की नीति, 2 बाल नीति, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाया गया है, इसी से संबंधित है। इसमें क्या बताया जाता है कि इसकी विशेषता पहले बताई जाती है कि ये जो पॉलिसी अपनाया गया है, इस पॉलिसी की विशेषता क्या है। पहला विशेषता यह है कि माता पिता 2 से अधिक बच्चे यदि नहीं करते हैं, यदि वो 2 से अधिक बच्चे करते हैं तो उनको स्थानीय निकाय चुनाव जो होता है, ठीक है, जैसे प्रधान का चुनाव हो गया, लोकल लेवल पे जिला परिषद, वार्ड मेंबर, इन सब का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी में आवेदन करने से बाधित किया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते, राइट। दूसरी चीज़ है कि यदि इसमें यह बताया जाता है कि यदि 2 बच्चे के बाद स्वयं यदि अपने इच्छा से नसबंदी करवाते हैं, ठीक है, माता या पिता, ठीक है, पति या पत्नी या नसबंदी करवाते हैं, तो उनके लिए यदि सरकारी कर्मचारी वो है तो उनके कुछ बेनिफिट मिलाया जाएगा। पहले की 2 महीने का आपको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, राइट। उसके बाद सरकारी न्याय के लिए संपत्ति खरीदने पे कुछ सब्सिडी दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आवास ऋण जो दिया जाएगा वो कम दरों पे दिया जाएगा, ठीक है, होम लोन जो है वो कम दरों पे दिया जाएगा, उपयोगिता शुल्क पर छूट दी जाएगी। उसके बाद 12 महीने का अवकाश दिया जाएगा, राइट, मतलब छुट्टियां दिया जाएगा। ये सारे फैसिलिटी आपको प्रदान किया जाता है यदि आप 2 बच्चे के बाद नसबंदी करवाते हैं, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो, ठीक है। उसके बाद है यदि आप 1 बच्चे पे नसबंदी करवाते हैं तो फिर क्या जाएगा, इसमें यदि आप 1 बच्चे पे करवाते हैं नसबंदी तो उस बच्चे को मुफ्त में आपको बीमा दिया जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल बीमा दिया जाएगा, ग्रेजुएशन तक मतलब स्नातक तक फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि वो लड़की है तो उनके लिए छात्रावास मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी, ओके। नेक्स्ट विशेषता ये है, यदि इसमें यह है कि यदि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो जो पहले था प्रावधान वो सरकारी, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, कर्मचारी नहीं है, उनके लिए 2 बाल की नीति वो अपनाते हैं तो उनको उपयोगिता छूट और 1 वर्ष का अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको छुट्टी में जितने आपकी सैलरी है, सैलरी कार्ड दिखाइए, उसके हिसाब से आपको एक साल का जो है आपको छुट्टी का आपको पैसे दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे के अपनाने के बाद, 1 बच्चा अपनाने के बाद यदि आप BPL दंपत्नी है तो सरकार के तरफ से एक ही बार कुछ राशि दी जाएगी। ये राशि की घोषणा नहीं की गई कितनी दी जाएगी, लेकिन कुछ राशि प्रदान किया जाएगा। आप देखेंगे भारत में 6 जो राज्य है, ठीक है, वो लगभग 40% आबादी, भारत की आबादी सिर्फ ये 6 राज्य में है, जो है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और MP। ये जो 6 राज्य है, 6 राज्य मिल के 40% योगदान देता है जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है। इनकी जो प्रजनन दर है, ठीक है, प्रजनन दर स्थापन ये जो है 2.1% से भी अधिक है इनके यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट चिंताएं जता दी जाती है, कुछ प्रॉब्लम बताया जाता है राइटर के द्वारा, क्या करना चाहिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है, राइटर के द्वारा जो चिंताएं जताई जाती है, ठीक है, उसमें यह है कि यूपी का प्रजनन दर ऐसे ही कम होते जा रहा है। पहले आप देखेंगे 1993 में ये जो प्रजनन दर की जो प्रतिशत थी 4.82% थी, उससे घटकर 2016 में ये 2.7% हो गई है। और माना जाता है कि 2025 तक ये जो प्रजनन दर है 2.1% के आंकड़े के छू सकते हैं, इतने तक आ सकते हैं, कम हो सकता है। तो राइटर कह रहे हैं इनकी जो प्रकृति है वो तो खुद गिरावट हो रही है, प्रजनन दर में तो गिरावट हो रही है, तो इस तरह का कानून लाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद हो रही है। जब ये गिरावट नहीं होता तो फिर आप इस तरह के कानून लेके आ सकते थे, लेकिन ये जो गिरावट तो खुद से हो रही है। उसके बाद राइटर के द्वारा दूसरा बताया जाता है कि आप चाइना से सीख सकते हैं। चाइना ने जो गलतियां किया है उसको आप दोहराने की जरूरत नहीं है। चाइना में ये गलती हुआ है, अब जो इनके पास प्रजनन दर इतना कम हो चुका है कि ये अब वो जो 2 चाइल्ड की पॉलिसी थी उसको खत्म कर चुके हैं, राइट। तो इनके पास साबित करने के लिए अपने आप को नहीं है। तो आपको लर्न करना चाहिए चाइना के नीति से कि चाइना की जो पॉलिसी अपनाया था, क्या चाइना सफल हो पाया, क्या आज के डेट में चाइना जो है इस योजना से, इस नीति के माध्यम से क्या सही है, खुश है, नहीं। यहाँ पे आपको आंसर आएगा नहीं, राइट। उसके बाद है कि आपके यहाँ पे भारत में
लिंक चैन की समस्या ऐसे ही बढ़ी हुई है, राइट। लिंक चैन की समस्या, उसके बाद हो गया आपका जो लिंग दर है, ठीक है। लड़की के हिसाब से लड़का, लड़का के हिसाब से लड़कियों का जो जनसंख्या है, ऐसे ही आपका अलग है, आपकी ज़्यादा हो रही है। जैसे ही आप ये नीति लेके आओगे एक चाइल्ड की पॉलिसी, तो सभी लोग के हिसाब से क्या करेंगे, एक चाइल्ड करेंगे, लेकिन पहले लिंग परीक्षण करवा लेंगे, राइट। उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये समस्या यहाँ पे है, तो पहले इस समस्या को तो आप खत्म करिए, इस समस्या को खत्म करने की जरूरत है, राइट। उसके बाद 2 बाल नीति से महिला की सत्ता जो है उसको अस्वीकार किया जाएगा, राइट। उन पे दबाव बनाया जाएगा, राइट। तो ठीक है, इनके जवाब के लिए और सुरक्षा के लिए कोई आपको ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इनसे तो समस्या और ज़्यादा बन के ही सामने आएगी। नेक्स्ट ये है कि महिलाओं पे जो गर्भ निरोधक या नसबंदी का जो बोझ बढ़ेगा, ठीक है, इस पे भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका बोझ उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद गर्भ निरोधक जो है, ठीक है, संदर्भ में 18% की आवश्यकता ये पूरी नहीं हुई है, राइट। उससे क्या है कि आपको जो गर्भ निरोधक उपक्रम है, श्रृंखला है, उनको जागरूक करिए, उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करिए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा गिरावट आ सके, राइट। उसके बाद बताया जाता है कि भारत में जो जनसंख्या है 70% वृद्धि युवाओं का स्थान होना चाहिए, राइट। वृद्धि जो दर है वो है, उसके में आपको युवा जो है उसकी ज़रूरत है अभी के हिसाब से, राइट। उसके बाद राइटर इसमें निष्कर्ष में बता रहे हैं कि हमारा जो विशेषज्ञ का जो कहना है, विशेषज्ञ का, ठीक, एक्सपर्ट का मानना है कि भारत एक जनसांख्यिकीय लाभांश में प्रवेश करने ही जा रहा है। उस समय हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगा वो कार्य बल का मिलेगा, ठीक है। उसको क्षमता होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, युवा के पास होती है। तो इस तरह से यदि आप नीति लेके आते हैं तो जनसंख्या में गिरावट होगा। ये जो कार्यबल और जनसंख्यिकीय लाभांश है, इनसे आप दूर रह पाएंगे, ठीक है, दूर रह जाएंगे। इसलिए आप इस नीति के ऊपर ही जनसंख्या राइटर के द्वारा कुछ चिंताएं जताई जाती है। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहला जो आर्टिकल था वो हमारा भारत और नेपाल से रिलेशन से संबंधित था। दूसरा आर्टिकल हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। इससे पहले कि आप हमारे बोधा चैनल IAS को ज्वाइन कर लीजिए, बोधा IAS को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है वो भी अपडेट करते हैं। इसका PDF ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।